हेलो दोस्तों। रेलवे एनटीपीसी का जो अभी अभी एग्ज़ाम हुआ था 16 तारीख तीसरा महीना 2026 को, तो उसका मैंने फर्स्ट शिफ्ट का जो मैथ्स का क्वेश्चन था 30 क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन मैं करा दिया था। अब हम करेंगे सेकेंड शिफ्ट का सॉल्यूशन। ओके, तो आज हम करने वाले हैं 16 तारीख तीसरा महीना 2026 को जो एग्ज़ाम हुआ था सेकेंड शिफ्ट का, उसका हम मैथ्स का सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैं सेटअप कर लिया हूँ, ये बोर्ड है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे करूँगा, सॉल्यूशन करूँगा, और सामने क्वेश्चन देखने के लिए लैपटॉप रखा हूँ। और यहाँ पे मैं ये देख सकते हैं, यहाँ पे मैं फ़ोन अटैच करूँगा, और माइक रखने के लिए कनेक्ट करने के लिए ये है स्टैंड। ओके, तो आज हम करेंगे 16 तारीख तीसरा महीना 2026 को जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था, और आज हम करेंगे सेकेंड शिफ्ट। ठीक है दोस्तों, तो आज हम करेंगे सेकेंड शिफ्ट। तो दोस्तों, सॉल्यूशन करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो को लाइक करके शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक एलसीएम 1116 है और उनका महत्तम समावर्तक एचसीएफ 186 है। यदि उनमें से एक संख्या 372 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो जो दिया है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे दो संख्या का एलसीएम दिया है। जब भी दो संख्या का एलसीएम दिया हो हम इस तरीके से लिखते हैं। एलसीएम दो संख्या का, ये दो संख्या है ए और बी, तो यहाँ पे दिया है 1116, और दूसरी क्या दिया है, एचसीएफ दिया है। एचसीएफ दो संख्या का ये दिया है 186। हम इस तरीके से लिखेंगे, दो संख्या का एलसीएम और एचसीएफ। और यहाँ पे दिया है एक संख्या 372, तो एक संख्या दिया है 372, हमें निकालना है दूसरी संख्या, तो हमें बी निकालना है। तो जब भी इस तरीके से हो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये फॉर्मूला होता है एलसीएम संख्या का ये गुणा होगा एचसीएफ, ये बराबर हो जाएगा दोनों का गुणनफल, मतलब दो संख्या का जो है ए और बी का गुणनफल। तो यहाँ पे एलसीएम है, एचसीएफ है और ए है, तो बी यहाँ से निकल जाएगा। तो चलिए वैल्यू रख लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा, एक काम करते हैं, बी यहीं पे रहेगा, बी हमें निकालना है तो ए को नीचे ले आएंगे, उसके बाद वैल्यू भी रखते जाएंगे साथ साथ। एलसीएम हो जाएगा कितना, 1116 गुना एचसीएफ 186 बटे में ए कितना है 372 बराबर बी। उसके बाद चलिए हम इसको काट लेते हैं। तो ये क्या से कट सकता है, 4 से कटेगा क्या, हाँ 4 से कट जाएगा। तो चलिए हम छोटा छोटा करके काट लेते हैं। 4 नियम 36, एक बचा, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 2 बचा। यार ये 4 से तो नहीं जा रहा है, इसको काट लेते हैं 4 से। 4 एकम 4, 4 दुनिया 8, 3 बचा, 4 सत्ते 28, 3 बचा, 4 नियम 36। ओके, अब मुझे ये दिख रहा है ये डबल है लग रहा है ना। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, हाँ ये इसका डबल है। तो यहाँ से बी आ जाएगा 289 गुना 2, तो 2 नियम 18 का 8 हासिल 1, 2 सत्ते 14, 1 15 का 5 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो दूसरी संख्या आ चुका है 558। तो कौन सा है ऑप्शन, तो ऑप्शन 4 है। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। तो ये है दूसरा क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। जसप्रीत ने 28,450 की धनराशि 20% वार्षिक ब्याज दर पर जमा की, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। 2 वर्ष बाद जसप्रीत को प्राप्त कुल मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये तो है, हमें मिश्रधन निकालना है, लेकिन क्वेश्चन में पढ़ के ये समझ आ रहा है कि साधारण ब्याज है ये, है ना। क्लियर तो समझ नहीं आ रहा है, लेकिन सिंपल तरीके से ऐसा लग रहा है कि ये साधारण ब्याज की बात कर रहा है। ब्याज या फिर चक्रवृद्धि ब्याज होगा या फिर साधारण ब्याज, बट यहाँ पे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि साधारण ब्याज में जो मिश्रधन निकालना है या फिर चक्रवृद्धि ब्याज में। तो चलिए फटाफट हम साधारण ब्याज में निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पे 28,450 की धनराशि ये मूलधन हो जाएगा, 28,450 ये हो जाएगा मूलधन। तो मूलधन है तो नीचे 100 लिखेंगे, और यहाँ पे 20% वार्षिक ब्याज दर पर जमा की वार्षिक रूप से 2 वर्ष बाद बोल रहा है, तो ये हो जाएगा 20 दूनी 40, तो 140 से हम यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये मिश्रधन आ जाएगा। तो ये 0 से 0, ये 0 से 0, तो ये हम गुणा करेंगे 2 8 4 5 का 14 से, तो 14 से 14 पंचे 70, यूनिट डिजिट 0 आ रहा है, तो ऑप्शन में कोई है ही नहीं, राउंड फिगर आ रहा है क्या। चलिए गुणा करके देखते हैं एक बार। 14 पंचे 70 का शून्य हासिल 7, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौक 56 और 7, 56 और 7, 56 और 7, 7 6 13 का 3 हासिल 1, 5 1 6 63 का 3 हासिल 6,
6 फिर 14 पंचे 70, 14 छक्के 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112, 112 और 6 6 7 8, 8 हासिल 11, 14 एक कम 14, 14 दूनी 28 और 11, 8 एक 9, 2 एक 3, तो 39,830 रुपया मिश्रधन आ रहा है। बट यहाँ तो नहीं आ रहा है, तो ऐसा लगता है अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज में निकालना पड़ेगा। तो इसको अब हम कैलकुलेट करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पर, क्योंकि क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में तो पढ़ के समझ आ ही नहीं रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पे गणना करना है या फिर मिश्र क्या बोलते हैं साधारण ब्याज पर। तो चलिए अब हम करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पर गणना। तो ये है 28,450 मूलधन है, तो नीचे 100 लिखेंगे, और यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज पे गणना करना है तो 20 का 2 हो जाएगा, 20 दूनी 40, 20 कर 400, तो ये आ जाएगा 44%। तो ये 144 हम यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा। 144 से क्यों किए? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ते जाता है, साधारण ब्याज से ज़्यादा रहता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो ये कैसे आया? 140 कैसे लिखाऊं? देखिए 20% रेट दिया है और 2 साल का दिया है। ओके, 2 साल का दिया है तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, 2r, r का स्क्वायर, r यहाँ पे रेट है, तो यह हो जाएगा 2r मतलब 20 दूनी 40, और r का स्क्वायर ये हो जाएगा 400, और ये 400 में से 2 रखेंगे और 4 इधर हासिल दे देंगे, तो ये आ जाएगा 44। तो ये आ चुका है 44% 2 साल का ब्याज। ठीक है, बट हमें मिश्रधन निकालना है तो इसमें 100 से जोड़ देंगे, तो 144 हम यहाँ पे गुणा करेंगे। ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया था, ये ट्रिक है। ठीक है दोस्तों, फटाफट करने का। तो यहाँ पे अब हम 0 से 0 काट लेंगे, उसके बाद 144 से इसको गुणा करेंगे। तो एक काम करते हैं, काट लेते हैं 5 से इसको, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, 3 बचा, 5 छक्के 30, 4 बचा, 5 नियम 45, 2 से इसको काट लेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, अब 5 6 9 का गुणा करेंगे 72 से, तो यूनिट डिजिट से देख सकते हैं सबका नहीं, इसका यूनिट डिजिट 1 आ रहा है, 9 दूनी 18, तो ये ऑप्शन होगा या फिर ये ऑप्शन होगा। चलिए पूरा गुणा कर लेते हैं, तो चलिए पूरा गुणा करके ही देख लेते हैं। 2 नियम 18 का 8 हासिल 1, 2 छक्के 12, 1 13 का 3। एक काम करते हैं, यूनिट डिजिट तो सबका अलग है बट सेकंड प्लेस चेक कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड प्लेस अब आगे नहीं करेंगे। 7 नियम 9 7 63 3, ये 8 3 3 6, तो ये 6 और 8 लास्ट में 6 8 आ रहा है, तो ऑप्शन 1 दिख रहा है जिसका यूनिट डिजिट और सेकंड डिजिट आ रहा है 6 8, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है, आप देख लीजिए यूनिट डिजिट अलग है, ये दो एक जैसा है, तो आप दूसरा डिजिट चेक करिए, दूसरा डिजिट अलग अलग है, तो यहाँ पे भी हम 2 डिजिट तक जाएंगे, तो ये 6 8 आ रहा है, तो 6 8 यही है पहला ऑप्शन, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, तो ये कुछ इस तरीके का क्वेश्चन देख सकते हैं आप। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है किसी का क्यूब है, बट किसका क्यूब है? तो देखिए मैं आपको फटाफट कम से कम 3-4 क्यूब आपको मैं फटाफट बता देता हूँ। 11 का क्यूब होता है 1 3 3 1, 12 का क्यूब होता है, ये होता है शायद 17 28, मैं भी कभी कभी भूल जाता हूँ। ठीक है, तो ये 13 का क्यूब हो जाएगा, 13 का क्यूब, तो यहाँ पे 3 3 9, 9 3 27, तो इसका हो जाएगा 21, याद नहीं आ रहा, 21 सत्ते 39, मतलब 21 13 का क्यूब तो नहीं होगा, ये 14 का हो सकता है, 4 चौक 16, 6 चौक 24, ये 14 का क्यूब, सॉरी हाँ 16 का क्यूब है ये, नहीं नहीं दोस्तों ये 14 का क्यूब है, 2 सत्ते 14, 4 4, ये 14 का क्यूब है, क्योंकि 25 का क्यूब होता है, ये होता है 33 75, ये शायद 25 का क्यूब होता है, 26 का क्यूब, सॉरी ये 25 नहीं होगा ना, 15 होगा 16 का क्यूब होता है, 16 का क्यूब 40 96, इस तरीके से आप क्यूब याद रखिएगा। हो सकता है आप कभी कभी भूल जाए, बट आप डेली याद करते रहने से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, शायद मुझे याद नहीं आ रहा है क्योंकि कभी कभी भूल जाता हूँ मैं। एक 13 का क्यूब होता है 169, इसमें गुणा करेंगे तो 13 नियम 170 का 7 हासिल 11, 13 पंचे 65, 13 छक्का 78, 78, 13 छक्का 78, 79, 189 का 9 हासिल 8, 13 कम 13, 13 8, 21 21 97, 21 97, 21 97, 13 का क्यूब हो जाएगा, तो ये 14 का क्यूब है, तो ये हो जाएगा 14, नीचे ये किसका स्क्वायर है? अच्छा ये तो पावर 4 है, तो ये 4 का पावर 4 है क्या? 4 चौक 16, 16 चौक 64 चौक, हाँ ये 4 का पावर 4 है। उसके बाद ये हो जाएगा 2/42 गुना 72, इसको काट लेंगे तो 14 कम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, उसके बाद 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो 6 से इसको काट सकते हैं, 6 कम 6,
6 कम 6 1 बचा 6 दूनी 12। तो ये आ चुका है, सिंप्लीफिकेशन किए मतलब सिंप्लीफाई किए तो 12 आ रहा है। तो ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको जल्दी से मतलब कम से कम 20 सेकंड में कर सकते हो, जब आपको ये याद रहेगा क्यूब। ठीक है, ये कुछ हो सकता है गलत है, क्योंकि अभी मुझे भी याद नहीं आ रहा है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है चौथा। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। एक दुकानदार एक वस्तु को 60% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह सुडोज तुला का उपयोग करके 90% लाभ अर्जित करता है। 1 केजी के स्थान पर कितने वास्तविक वजन का उपयोग करता है? हमें आंसर करना है 1 दशमलव स्थान तक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है बेईमान दुकानदार का और हमें बताना है कि 1 केजी के स्थान पर वह कितना वजन तौला है। तो ये है, चलिए एक काम करते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब जो दुकानदार है वो अपने जेब से कितना खर्चा करेगा, मतलब कितना वो पैसा लगाएगा, और एसपी मतलब कितना दुकानदार जो है बेचेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा है 60% हानि पर बेचने का दावा करता है, मतलब 60% हानि पे बेचने का दावा करता है, मतलब 100 की चीज को वो 60% हानि में बेच रहा है, मतलब 40 पे बेच रहा है ना, 40 पे बेचेगा। तो उसके बाद क्वेश्चन में बोला है 90% लाभ अर्जित करता है। तो 90% यहाँ पे हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे, क्योंकि लाभ अर्जित कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। उसके बाद बोला है 1 केजी के स्थान पर कितने वास्तविक। हाँ, तो यहाँ पे अब हम ये तो बेचने का दावा किया, उसके बाद हम यहाँ पे केजी लिखेंगे, क्वांटिटी लिखेंगे। तो यहाँ पे क्वांटिटी है, क्वेश्चन में बोला 1 केजी के स्थान पर, अच्छा हाँ, वो बेच रहा है 1 केजी, लेकिन वास्तविक में कितना केजी मतलब दिया है हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पे एक्स लिखेंगे। उसके बाद ये बोल रहा है जब ऐसा ऐसा किया तो उसको प्रॉफिट हो रहा है 90% का। तो जब भी इस तरीके से हो तो हम इसके नीचे लिखेंगे गुणा करके, बट यहाँ पे लिखा हुआ है तो सुडोसुरा का उपयोग करके 90% लाभ अर्जित करता है। तो 90% लाभ अर्जित कर रहा है मतलब 100 की चीज को 190 में बेच रहा है, इसी तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अब गुणा करके ये आ रहा है, अब हम इसको थोड़ा सा कस्टमाइज करके लिखेंगे। जैसे अब हम इसको काट भी सकते हैं ऊपर से ऊपर वाले को, मतलब इसको यहाँ से काट सकते हैं, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, और ये 1 जीरो से ये 1 जीरो। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे ये x बटे 10, और ऊपर में ये हो जाएगा 400, है ना, 40 बटे 10, ये गुणा कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, ये x और ये बटे में नीचे वाला आएगा 10। वैसे ही ये 40 गुना 10 400 हो गया, और बटे में 19। तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। x वो वैल्यू है जो जितना ग्राम तौला है वो दुकानदार। तो यहाँ पे x आ जाएगा, ये 400, ये जीरो उधर चले जाएगा, 4000 हो जाएगा, और 19 से हम इसको भाग देंगे तो क्या आएगा, तो 40 19 दूनी 38, यहाँ 2 बचा तो ये 20 हो जाएगा, तो 19 से कम 19, फिर 1 बचा, तो अब ये 10 हो चुका है, तो 10 तो भाग नहीं जाएगा, तो एक जीरो लेना पड़ेगा। फिर अब हम ये तो आ जाएगा, अभी भी नहीं जाएगा, तो यहाँ पे दशमलव लेंगे, तो अब आ जाएगा जीरो, तो अब हो चुका है 100, तो 19 पंचे 95 में जाएगा। आगे भी भाग दे सकते हैं, बट क्वेश्चन में जब बोला था 1 दशमलव तक लेना है, तो ये 1 दशमलव तक हम निकाल चुके हैं। तो x आया है 210, ये है इतना ग्राम तोला है वजन। मतलब बेईमान दुकानदार को देखो इतना कमाई कर लिया, मतलब 1000 ग्राम में, मतलब 1 किलो में सिर्फ इतना ही बेचा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब बेईमानी किया ये दुकानदार। तो कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन तीसरा दिख रहा है 210.5 ग्राम, तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। रेखा ए बी रेखा सी डी के समांतर है। एक काम करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एंगल और रेखा से रिलेटेड है, तो हम यहाँ पे डायग्राम भी बनाते जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है रेखा ए बी रेखा सी डी के समांतर है, तो ये रेखा ए बी हो गया, रेखा ए बी ये सी डी के समांतर हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला है वही मैं यहाँ पे बनाया हूँ सी डी। उसके बाद बोला है एक तिर्यक रेखा पी क्यू, तिर्यक रेखा पी क्यू ए बी को एम पर, मतलब ये एक तिर्यक रेखा हो गया। ठीक है, तिर्यक रेखा पी क्यू हो गया, ये पी और ये क्यू, ए बी को एम पर, सी डी को एन पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, क्वेश्चन में एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं, ए बी सी डी, ठीक है, तिर्यक रेखा पी क्यू ये काट रहा है पी क्यू, ए बी को एम पर, ये एम पर काटा, सी डी को एन पर। ठीक है, यदि पी एम बी ये दिया है 5x डिग्री में है, 5x डिग्री, और बी कहाँ है, बी एम एन ये मतलब जो बीच में रहता है, बी एम एन मतलब एम का एंगल दिया है,
3x प्लस 2y, BMN ये दिया है 3x प्लस 2y, और साथ में ये भी दिया DNQ, DNQ ये दिया है x, DNQ x प्लस 3y ये दिया है। और हमें निकालना है BMN, मतलब एंगल BMN ये निकालना है हमें। तो हम यहाँ पे रिलेशन यूज़ करेंगे, है ना, थ्योरम भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है एक सीधा लाइन में है ना, ये सीधा लाइन है, तो सीधा लाइन वाला जो एंगल बनाता है 180, तो यहाँ पे 5x प्लस 3x प्लस 2y ये हो जाएगा 180 डिग्री। मतलब एक सीधी लाइन में जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री होता है। और उसके बाद ये एंगल जो देख सकते हैं आप, ये वाला 3x प्लस 2y, x प्लस 3y, जब भी पैरेलल हो और एक तिर्यक रेखा काट रहा हो तो ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये एंगल बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से 3x प्लस 2y बराबर x प्लस 3y ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, x इधर जाएगा तो 2x हो जाएगा, और 2y उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये 2y में से 3y जाएगा, 3y में से 2y, तो 1y बचेगा, तो y आ चुका है 2x। तो यहाँ पे y बराबर हम रख लेंगे 2x, तो ये हो जाएगा 5 3 8x, यहाँ से ये 8x और 2y की जगह रखेंगे 2x, तो 2 दूनी 4 x आ जाएगा बराबर 180। तो यहाँ से 8 4 12, 12 x आ जाएगा 180। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 12 कम 12 और 6 बचा, 12 पंचे 60, तो x बराबर आ चुका है 15, x बराबर 15, और यहाँ पे x बराबर 15 रखेंगे तो y आ जाएगा 30, 15 दूनी 30, तो y बराबर आ गया 30। और हमें निकालना है ये वाला एंगल, तो 3x प्लस 2y हम यहाँ पे रख लेते हैं, तो 15 या 45, x यहाँ पे 15 रखेंगे तो 15 या 45 प्लस 2y, y कितना है 30 है, तो 30 दूनी 60, तो ये आ जाएगा 60, तो 45 प्लस 60 कितना हो जाएगा, तो ये 5 6 4 10, तो 105 आ गया ये वाला एंगल। यही एंगल हमें निकालना था। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं BMN, तो ये आ चुका है 105, तो कौन सा है ऑप्शन, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। एक व्यापारी दो वस्तुएं x और y प्रत्येक को 800 की दर से खरीदता है। वह दोनों वस्तुओं पर समान मूल्य अंकित करता है। वह x को 45% और 73% की दो क्रमिक छूट देकर बेचता है और लाभ के रूप में 523 रुपये अर्जित करता है। यदि y को 89% की एकल छूट पर बेचता है तो y पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये है थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक x है और y है, दो वस्तु, और यहाँ पे क्वेश्चन बोला है 800 की दर से खरीदता है, तो यहाँ पे CP हो जाएगा 800, प्रत्येक बोल दिया है तो दोनों का CP आ जाएगा 800 रुपया, ठीक है। उसके बाद बोला है दोनों वस्तुओं पर समान मूल्य अंकित करता है, मार्क प्राइस समान हो जाएगा, और x पे 45% और 73% का एकल छूट दे रहा है, मतलब दो क्रमिक छूट दे रहा है, और इसको बेच रहा है तो लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 523 रुपया का, ठीक है। तो यहाँ पे CP और P दिया है, प्रॉफिट दिया है, तो यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे हम इसको जोड़ लेंगे तो 8 5 13, 1323 रुपया में बेचा। तो यहाँ से यहाँ पे 45% और 73% का डिस्काउंट है, दो डिस्काउंट है, तो एकल छूट निकाल मतलब इसको एकल में कन्वर्ट करने के लिए सक्सेसिव निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम मार्क प्राइस निकाल लेंगे। तो यहाँ से सक्सेसिव लगाएंगे तो 45 प्लस 73 माइनस 45 गुना 73 बटे 100, ये हो जाएगा 5 3 8, 5 3 8, 7 4 11, माइनस इसको आप गुणा करेंगे, तो चलिए एक काम करते हैं, यहाँ गुणा कर लेते हैं फटाक से। 73, 5 दिया 15 का 5 हासिल 1, 5 दिया 15 हासिल 1, 5 7 35 1 36 गुना 4 दिया 12 का 2 हासिल 1, 7 4 7 28 1 29, तो ये आ जाएगा 5 6 7 8 9 3 12 का 2 हासिल 1 3, तो 32 85 आ चुका है। इसका गुणा किए तो नीचे 2 जीरो है, तो 2 डिजिट के बाद दशमलव लग जाएगा। एक काम कर लेते हैं, इसको मैं चेक भी कर लेता हूँ कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है। अब हम इसको घटा लेंगे, तो 32.85 से हम घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, 7 में से 2 गया 5, 11 में से 3 जाएगा 8, तो 85.15 का वो आ चुका है। क्या आ चुका है, प्रॉफिट डिस्काउंट आ चुका है। मतलब 100 की चीज़ को इतना डिस्काउंट देगा तो कितना रुपया में बेचेगा, ये बेचेगा 100 में से इसको घटा लेंगे तो ये आएगा 14.85, इतना में बेच रहा है, ठीक है।
रेशियो में हम इसी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे एस पी निकाल चुके हैं रेशियो में, बट क्वेश्चन में दिया है 1333, तो 1333 यहाँ पे दिया है निकाले 1485। सेलिंग प्राइस यहाँ पे ये आया है क्वेश्चन के हिसाब से, बट हम रेशियो में निकालें तो ये आया है 1485, 14.85। तो हमें क्या निकालना है, हमें मार्क प्राइस निकालना है, तो 100 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा मार्क प्राइस। ठीक है दोस्तों, एक काम करता हूँ, इसको मैं फटाफट करने के लिए कैलकुलेटर में कर लेता हूँ। तो 13 है 8,909, 8,909.09, तो ये आ चुका है मार्क प्राइस, ये आ चुका है मार्क प्राइस। अब हमें निकालना क्या था वो ध्यान देखते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है वाई पर लाभ प्रतिशत, वाई पर लाभ प्रतिशत, और ये तब निकालना है जब एकल छूट 89% का हो। तो एक काम करते हैं, सब मिटा लेते हैं, अब हमें इस सब का कुछ काम नहीं है। देखो दोस्तों, ये हो सकता है आपको थोड़ा टफ लगे और थोड़ा लंबा लगे, बट ये मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। ओके, आपको इतना टाइम नहीं लगाना है, आप जब एग्जाम में आए तो फटाफट फटाफट आपको करना है। ये तो आपको समझाने के लिए इतना मैं डिटेल में लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे मार्क प्राइस आ चुका है, तो यहाँ पे हम एक रिलेशन यूज़ करेंगे, मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस बराबर 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। तो यहाँ पे मार्क प्राइस है 8,909.09, और यहाँ पे सीपी है, सीपी 800 बराबर में प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट तो हमें निकालना है 100 प्लस पी, और डिस्काउंट कितना है 89%। तो 89% की छूट दे रहा है तो 11 में बेचेगा, है ना। 100 में से, सॉरी 100 में से, हाँ डिस्काउंट यहाँ पे रखेंगे 89, तो 100 में से 89 को घटाएंगे तो 11 आएगा। अब हम इसको घटा लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, भाग कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, देखो दोस्तों यहाँ पे हम ऐसा भी कर सकते हैं, ये 2 जीरो है, यहाँ पे दशमलव लगा सकते हैं, 2 डिजिट के बाद दशमलव इधर खसक जाएगा, तो ये आ जाएगा 89.0909 बटे 8 बराबर 100 प्लस पी अपॉन 11। अब हम इसको यहाँ गुणा कर लेंगे तो 11 नियम 99, ठीक है, 11 नियम 99, फिर 11 नियम 99, ऐसे लिख सकते हैं, फिर 11 नियम 99 का 9 हासिल 9, 11 अट्ठे 88, 88 और 9, 9 नियम 9 9 18 का 8 हासिल 1, ये 989 आ चुका है। और यहाँ से ये 8 उधर चले जाएगा तो 800 प्लस 8 पी, उसके बाद हम इसको घटा लेंगे 800 में, तो ये आएगा 9, ये तो 9.999 इसी तरीके से आएगा, और ये 8 9 में से 8 गया 1, 189.99। अब हम इसको, ये 8 पी 8 इधर भाग में चले जाएगा, तो अब हम इसको भाग देंगे, तो 8 दूनी 16, ठीक है, आपको दिख रहा है ऊपर, मैं देख लेता हूँ, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। तो हम जब इसको भाग देंगे तो 8 दूनी 16, यहाँ पे लिख लेता हूँ, जगह नहीं है मेरे पास, तो 8 दूनी 16, 2 बचा, तो 8 दूनी 16, 8 दिया 24, 8 दूनी 16, 2 बचा था ना, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 बचा तो 29 हो गया, 8 दूनी 16, 8 दिया 24, 23 आ रहा है। अरे ऑप्शन में तो 23 के आसपास कोई नहीं है, कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? एक काम करते हैं, मैं चेक कर लेता हूँ, लग रहा है कुछ मिस्टेक हुआ है कैलकुलेशन में। तो दोस्तों यहाँ पे एक हल्का सा मिस्टेक हो गया था गुणा करने में, 11 से जब इसका गुणा करेंगे तो ये करीब आएगा। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से गुणा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो 11 नियम 99 दशमलव के बाद तो यहाँ पे 99 ही आएगा। ओके, यहाँ इसको लेने की जरूरत नहीं है, 11 नियम 99 हासिल 9, 11 अट्ठे 88, 88 और 9 से जब जोड़ेंगे तो 9 8 17 का 7 आएगा, और हासिल 1, तो ये 9 आ जाएगा, तो 989 आ जाएगा। तो यहाँ पे 900 कितना लिए थे, 989 लिए थे, जबकि यहाँ पे 7 आएगा, तो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया था। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा। तो एक काम करते हैं, हमें फिर से करना पड़ेगा। तो जब हम इसको गुणा किए तो ये आया, अब हम यहाँ पे 800 से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 9 9 9 7, 9 में से 8 गया 1। अब हम इसको भाग करेंगे 8 से, तो ये आ जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ से अब हम इसको भाग करेंगे तो 9 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, यहाँ पे 1 बचा, 8 दूनी 16, फिर से अब कितना बचेगा, 16 3 बचेगा। ओके, बट यहाँ पे दशमलव आ चुका है, तो एक हासिल, ये 9 था, मतलब हासिल नहीं, ये 9 नीचे आ जाएगा तो 39 आ जाएगा। अब 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 5 बार में तो नहीं जाएगा, 8 चौक 32, 32, 9 में से 2 जाएगा 7। अब ये 9 फिर से हासिल ऊपर था तो नीचे आ जाएगा। अब ये जाएगा 8 8 64, 8 नियम 72, 8 दाम 80, 10 बार में नहीं 9 बार में जाएगा। ओके, तो 22.49 करीब आ रहा है, तो कौन सा है ऑप्शन, तो 22.49 ये देख सकते हैं, इसको राउंड फिगर हम 22.5 कर सकते हैं, तो प्रॉफिट आ चुका है 22.5 का। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 22.5, ऑप्शन 4।
मतलब जो y पर लाभ प्रतिशत हो रहा है ये हो रहा है 22.5% का। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान दीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप जो यहाँ पे प्रोसेस किया था वो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जगह का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, इसलिए थोड़ा सा मुझे वो कस्टमाइज़ करना पड़ा। तो आप ध्यान से इसको देखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो फिर से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा, बट आप ज़रूर पूछिएगा सबसे पहले। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। दो ट्रेन 110 किलोमीटर पर आवर और 120 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। एक ट्रेन की लंबाई 450 मीटर है। दोनों ट्रेनों को एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड का समय लगता है। दूसरी ट्रेन की लंबाई 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये एक ट्रेन है, ठीक है, ये एक ट्रेन है और ये एक ट्रेन है, और इसका डायरेक्शन क्या है, विपरीत दिशा में चल रहा है, मतलब ये इधर चल रहा है तो ये इधर चल रहा है। उसके बाद बोल रहा है एक ट्रेन की लंबाई 450 मीटर है, ये है मान लेते हैं पहला ट्रेन 450 मीटर, और दूसरा ट्रेन का तो लेंथ हमें निकालना है। लास्ट में आप देखिए क्वेश्चन बोला दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, और साथ में ये भी बोला है जब दोनों रन कर रहे हैं, मतलब चल रहा है दोनों विपरीत दिशा में, तो दोनों विपरीत दिशा में चल रहा है तो एक दूसरे को पार करेंगे, तो वो समय दिया है कितने समय में पार करेंगे, वो दिया है 12 सेकंड में, टाइम ऑफ क्रॉसिंग। तो जब भी दो ट्रेन एक दूसरे को पार करते हैं तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, टाइम ऑफ क्रॉसिंग लेंथ ऑफ पहला ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ दूसरा ट्रेन बटे में यहाँ पे स्पीड ऑफ ट्रेन को घटाएंगे या जोड़ेंगे। जोड़ते और घटाते कब है, जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में होते हैं, है ना, इस तरीके से, दूसरा ट्रेन भी इस तरीके से, तो हम घटाएंगे। और जब एक ट्रेन इस तरीके से, एक ट्रेन इस तरीके से विपरीत दिशा में, तो जोड़ेंगे। तो यहाँ पे विपरीत दिशा है तो यहाँ पे जोड़ेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में 110 दिया है पहला ट्रेन का स्पीड, और जोड़ेंगे दूसरा ट्रेन का स्पीड 120। ये है किलोमीटर पर आवर पर, हाँ, किलोमीटर पर आवर में, इसको हम बदलेंगे मीटर पर सेकंड में। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं 12 सेकंड, उसके बाद लेंथ ऑफ पहला 450 मीटर प्लस में लेंथ ऑफ ट्रेन 2 बट्टे में, उसके बाद यहाँ पे दोनों को जोड़ लेंगे हम, तो ये आ जाएगा 0 और 2 1 3 1 1 2, तो 230 आ चुका है ये किलोमीटर पर आवर में। अब हमें इसमें गुणा करना पड़ेगा 5/18 से, क्यों, हमें इसमें बदलना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, तो 5/18 से गुणा करेंगे। तो इसको हम काट लेंगे, तो 6 से कट जाएगा क्या, 3 2 5, 6 से लग रहा है नहीं कटेगा, तो एक काम करते हैं 3 से कट जाएगा, 3 2 5, 3 से भी नहीं कटेगा, तो चलिए 2 से ही काट के देखते हैं। 2 नियम, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 पंचे 10, तो 115/9, 5 6 7, अब ये तो नहीं कटेगा, एक काम करते हैं 9 से, 9 ऊपर चले जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 9 फिर, तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, उसके बाद इसको 5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, 9 तो उधर चले गया, 5 बचे 25 का 5 हासिल 2, 5 एकम 5 1 7, 5 एकम 5, तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 5 बचे 25 का 50 हासिल 2, 5 एकम 5 6 7, 5 एकम 5, 575 आ चुका है ये। उसके बाद इधर गुणा करेंगे, तिरक गुणा हो जाएगा, तो 4 से इसका गुणा करेंगे, अब 4 पंचे 20 का शून्यम हासिल 2, 4 सत्ते 28, 29 30 का शून्यम हासिल 3, 4 पंचे 20 3 23, उसके बाद 3 का इससे गुणा करेंगे तो 3 शून्यम शून्य, 3 पंचे 15 का 5 हासिल 1, 3 चौक 12 1 13 प्लस 3 L2, 3 L2। अब हम इसको माइनस कर लेंगे तो 1350, ये आ जाएगा 0, 10 में से 5 गया 5, ये हो जाएगा, हासिल चले गया था तो अब यहाँ पे 2 बचा, तो 12 में से 3 गया 950, अब 950 को 3 इधर आ जाएगा तो यहाँ से L2 आ जाएगा, तो 3 तिया 9, ये यहाँ पे 5, तो 3 एकम 3, 2 बचा, 3 छक 18, यहाँ पे दशमलव आ चुका है, 2 बचा था 0, फिर 3 छक्के 18, तो 316.6 आ रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला था 2 दशमलव तक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 दशमलव कौन सा है ऑप्शन, 316 के आसपास, तो यही है ऑप्शन, आगे करने की जरूरत ही नहीं है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो यहाँ पे कैलकुलेशन पे बस आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। 3 अज्ञात वाले निम्नलिखित 3 समीकरण के निकाय हल कीजिए। यहाँ पे दिया है x - 3z बराबर -5, 2x - y प्लस 2z बराबर 16, 7x - 3y - 5z बराबर 19। तो हमें बताना है यहाँ पे x y z का वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, तो इसको करने का मैं सबसे सिंपल तरीका बताऊंगा आपको, सबसे बेस्ट तरीका नहीं, सबसे सिंपल तरीका बताऊंगा आपको। x और y और z की वैल्यू अगर निकालना है तो यहाँ पे आप ऑप्शन से आप वैल्यू रख लीजिए,
एक्स बराबर 4, जेड बराबर वाई बराबर सब रख लीजिए। अगर पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे जो एक्स और जेड का जो वैल्यू रखेंगे अगर बराबर -5 आ गया तो ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर होगा। बाकी रखने की जरूरत ही नहीं, दूसरे में तीसरे में अब पहला ही वाला चेक कर लीजिए। ठीक है, जैसे ये मार्कर मैं चेंज कर लेता हूँ। जैसे ये एक्स -3 जेड है, ये पहला वाला -5, ठीक है, ये पहला वाला आप देख सकते हैं, ये पहला वाला। इसमें हम एक्स और वाई, वाई तो है ही नहीं, ठीक है, तो जेड यहाँ पे रख लेंगे और एक्स रख लेंगे। जो भी वैल्यू आएगा अगर -5 आया तो यही हमारा राइट आंसर होगा। तो 1 से 4 माइनस जेड कितना है, -3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 तिया 9, तो 9 4 13 आ रहा है। और यहाँ पे मतलब लेफ्ट हैंड साइड 13 आ रहा है और यहाँ पे राइट हैंड साइड -5 है, तो दोनों अलग अलग है, बराबर आना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऐसे ही अब हम चेक करते हैं दूसरा वाला, तो ये -4 माइनस जेड कितना है, यहाँ पे फिर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 तिया 9, तो 9 4 ये कितना आ चुका है, -4 और 9, ये अब 5 तो आया है, बट बड़ी संख्या का चिन्ह आप देख सकते हैं 5 है, बट हमें लाना है -5, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब हम इसको चेक करते हैं, इसको चेक करेंगे, इसको काम करता हूँ मैं। अब हम तीसरा चेक करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये माइनस माइनस तो माइनस ही रहेगा क्योंकि अब हम यहाँ पे जेड बराबर 3 रख रहे हैं, तो ये 3 तिया 9 आ जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा, 4 में से 9, ये -5 आ चुका है, तो ऑप्शन ये देख सकते हैं -5, मतलब राइट हैंड साइड भी -5 है, लेफ्ट हैंड साइड भी -5 है, तो दोनों बराबर है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो देखो दोस्तों, सिंपल तरीके से हम इसे कर लिए हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। पतंग उड़ा रहा एक लड़का 24.4 मीटर लंबी डोर को इस प्रकार पकड़ता है कि वह भूमि से 30 डिग्री का कोण बनाती है। भूमि से पतंग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में जो जो दिया है उसको हम डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है पतंग उड़ा रहा एक लड़का 24.4 मीटर लंबी डोर को इस प्रकार पकड़ता है। तो पहला लाइन पे आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में बोला है एक लड़का है वो पतंग उड़ा रहा है जिसकी लंबाई है डोर का 24.4। अब आप ध्यान दीजिए, जब भी पतंग उड़ाता है कोई भी इंसान और पतंग उड़ाता है तो लड़का जो भी आदमी होगा उसका डोर कुछ इस तरीके का होगा, है ना, इसी तरीके से होता है। यहाँ पे लड़का खड़ा रहेगा, लड़का का हाथ है और ये पतंग हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है वह भूमि से 30 डिग्री का कोण बनाता है। भूमि से 30 डिग्री का कोण मतलब ये भूमि है, ये 30 डिग्री ये हो गया, भूमि से यही होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये पतंग उड़ा रहा है एक लड़का, ये 24.4 हो जाएगा डोर का लेंथ, और ये हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा। तो हमें हाइट निकालना है, भूमि से पतंग की ऊंचाई कितनी है, तो ये हो जाएगा हाइट। तो यहाँ पे आप जैसे ही आप या डायग्राम में देखें, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रेंगल बनता है। हाइट एंड डिस्टेंस में आप हमेशा याद रखिए, हाइट एंड डिस्टेंस में हमेशा राइट एंगल ट्रेंगल ही बनता है। ओके, कुछ कुछ केस हो सकता है कुछ अलग बने, बट अधिकतर यही बनता है। जब ये 30 डिग्री हो तो ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये 60 डिग्री। यहाँ पे अब आप रिलेशन याद रखिए, ये 30 डिग्री के आगे 1 यूनिट होता है, ठीक है, और 60 डिग्री के आगे ये √3 यूनिट होता है। बट हमें अभी इसका काम नहीं है, हमें ये निकालना है। और एक रिलेशन आप याद रखिए, 30 डिग्री के आगे ये 1 यूनिट तो होता है, बट 1 यूनिट के आगे जो सामने होगा ये वाला, ये 2 यूनिट होगा, मतलब इसका डबल होगा। कैसे, अगर ये 30 डिग्री 1 यूनिट का मान है ना, 30 डिग्री मतलब ये 1 यूनिट हो गया, तो इसका डबल ये हो जाएगा, मतलब ये 2 यूनिट ये हो जाएगा, 2 यूनिट के बराबर ये हो जाएगा, तो 2 यूनिट हो जाएगा 24.4। ठीक है दोस्तों, बट हमें क्या निकालना है, हमें 1 यूनिट का मान निकालना है। सॉरी, ये नहीं होगा दोस्तों, √2 यूनिट, मतलब मेरा कहने का मतलब ये था 30 डिग्री के आगे ये 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट के आगे ये हो जाएगा डबल, तो इसका डबल ये है, ठीक है, ये दुगना, मतलब 2 यूनिट का मान, ये 1 यूनिट है तो ये 2 यूनिट और ये √3 यूनिट, ठीक है। बट यहाँ पे 2 यूनिट का मान 24.2 है, 2 यूनिट का मान 24.2, तो हमें 1 यूनिट का मान निकालना है, ठीक है। तो 1 यूनिट यहाँ पे आ जाएगा, ये बट्टे में 2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी, तो 1 यूनिट आ चुका है 12.2, और 1 यूनिट क्या है, एच है, हाइट है, तो हाइट आ चुका है यहाँ पे 12.2। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन 1 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। हो सकता है ये आपको थोड़ा सा ट्रिकी लगे, बट आपको ये जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ये आपको आसान लगने लगेगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। 100 पुरुषों के पास 26 दिनों का राशन है। यदि 50 पुरुष चले गए तो शेष पुरुषों के लिए वही राशन कितने दिन चलेगा। तो ये है समय और कार्य का क्वेश्चन। तो यहाँ पे शुरू में बोला है 100 पुरुष 26 दिन का राशन, उसके बाद 50 पुरुष चले गए तो शेष पुरुष के लिए वह राशन कितने दिन चलेगा। तो देखो यहाँ पे
पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन। पहला कंडीशन है 100 पुरुष, ठीक है, 100 पुरुष के पास 26 दिनों का राशन। यहाँ पे 26 दिनों का राशन, हम मतलब इसको मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ, ये होता है एम गुना डी गुना एच, एम डी एच, ये पहला, और ये दूसरा हो जाएगा दूसरा कंडीशन एम डी एच, ये दूसरा कंडीशन, ये पहला कंडीशन। यहाँ पे मैन 100 है, दिन यहाँ पे 26 है, आवर की बात नहीं हो रही है तो आवर को हम यहाँ पे इग्नोर कर देंगे। उसके बाद बोला है, ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन में 50 पुरुष चले गए, 100 में से 50 चले गए तो 50 बचे। अब बोल रहा है शेष पुरुषों की वही राशन कितने दिन चलेगा, तो हमें अब यहाँ पे डे निकालना है, टाइम निकालना है, मतलब दिन निकालना है। तो यहाँ से हम काट लेंगे शून्य से शून्य, 5 एकम 5 दूनी 10, तो 2 गुना 26, ये समय आ जाएगा, मतलब दिन आ जाएगा 2 छक्के 12 का 2 हासिल, 1 2 दूनी 4 और 1 5, तो 52 दिन तक राशन चलेगा। तो कौन सा है ऑप्शन? ऑप्शन 4 है हमारा राइट आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 11। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। प्रथम 62 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है प्रथम 62 सम प्राकृतिक संख्या, ठीक है, प्राकृतिक संख्या मतलब सम प्राकृतिक, ये हो जाएगा 2 4 6 इस तरीके से 62 तक, नहीं 62 तक नहीं, 62 संख्या बोला है, प्रथम 62 संख्या। तो ये कहाँ तक जाएगा? ये हो सकता है 4 2 छक्के 12, तो इतना तक जाएगा। बट हम इसका सिंपल तरीका बताऊंगा मैं आपको, मतलब सिंपल तरीका बताऊंगा इसका औसत कैसे निकालना है। तो देखो सम ऑफ एन यहाँ पे कैसे कर सकते हैं? सम ऑफ एन यहाँ पे हम करेंगे 2, मतलब इसको जोड़ लेंगे 2 4 6, कहाँ तक जाएगा? 124 तक, ठीक है। सम ऐसे निकालते हैं, तो यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे, यहाँ से ये हो जाएगा 1 प्लस 4 सॉरी 1 प्लस 2 प्लस 3, ये जाएगा 62 तक, ठीक है। ये तो हो गया सम। इसको हम यहाँ पे सम यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं? इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 बाई 2, ये होता है। तो यहाँ पे हम 2 तो ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे n कितना है? 62 है, और ये 62 प्लस 1 ये हो जाएगा 63/2। उसके बाद ये तो सम आया, ठीक है। अब हमें औसत निकालना है, तो औसत कितना का निकालना है? 62 संख्या का, तो हम यहाँ पे 62 से भाग करेंगे, ठीक है। ये आप ध्यान दीजिएगा, हम ये अभी तक सिर्फ सम निकाले, मतलब सभी का जोड़ कितना आएगा। हमें औसत निकालना है 62 संख्या का, तो 62 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 62 से 62 कट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर? 63 बचेगा। तो यही हो जाएगा औसत। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 12। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। यदि 15% ऑफ 80 माइनस 3/6 इंटू √3 216 गुना √36 बराबर y है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो ये है 15%, 180 ऑफ 180 सॉरी 80 है सिर्फ, माइनस 3/6 गुना ये है 216, यहाँ पे 3 आएगा, गुना 36 बराबर y। तो यहाँ से हम y निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो दोस्तों, ऑफ जब हटता है तो गुणा आता है, और 15% ऑफ 80 मतलब 80 15%, 15/100, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 15% को आप क्या लिख सकते हो? देखो 5% को आप लिख सकते हो 1/20। अब हमें 15 लाना है, 15% करना है, तो यहाँ पे 3 का गुणा कर देंगे। तो 3 का जब यहाँ गुणा करेंगे तो इधर भी 3 का गुणा, तो ये 3 पंजे 15% आ जाएगा 3/20, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप 3/20 भी कर सकते हो। उसके बाद ये माइनस 3/6 और ये 216, ये किसका क्यूब है? ये किसका क्यूब है? ये 6 का क्यूब है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट 6 लिख लो, मतलब इसको लिख सकते हो 6 गुना ये 36, ये 36 किसका वर्गमूल होता है? 6 का, तो ये 6 आ जाएगा बराबर y। तो यहाँ से ये 6 से 6 कट जाएगा, और ये 6 थी 18 आ जाएगा, माइनस ये 0 से 0 काट लो, 2 दूनी 4, नहीं 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो 4 तिया 12 आ जाएगा, माइनस 18 बराबर y। तो यहाँ से 12 में से 18 जाएगा तो क्या बचेगा? -6 बचेगा। तो y बराबर आ चुका है -6। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3। तो ये है क्वेश्चन नंबर 13। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। यदि a अनुपात b समानुपात b अनुपात c और c बराबर 4a और b बराबर 6, तो c का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कुछ इस तरीके का, a अनुपात b, इसको हम बोलते हैं समानुपात में, ठीक है, b अनुपात c, और क्या है c बराबर 4a और b बराबर 6। तो हमें बताना है c का धनात्मक मान। तो c का जो भी मान आएगा, मुझे तो शॉर्टकट में दिख रहा है 4 का मल्टीपल होगा, लेकिन सभी 4 का मल्टीपल है तो छोड़ दो शॉर्टकट।
तो इसको हम लिख सकते हैं A/B बराबर B/C। उसके बाद B बराबर 6 रख लेंगे, तो A बराबर A/B 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, 6/C, C हो जाएगा 4/A, है ना, 4 क्वेश्चन में दिया है, 4A। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये 4A का स्क्वायर, है ना, इससे गुणा करेंगे, 6 का इससे गुणा करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो A स्क्वायर आ जाएगा 4 नियम 36 और A यहाँ से आ जाएगा 3। तो हमें निकालना क्या था, C का मान। तो C बराबर यहाँ पे दिया है 4A, तो A बराबर यहाँ पे रखेंगे 3, जो 4 गुना 3 ये हो जाएगा C। तो C आ जाएगा 4 दिया 12। तो ऑप्शन कौन सा है, C 12, ये चौथा ऑप्शन। तो ऑप्शन हो जाएगा 4 हमारा राइट आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 14। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। ईंधन की कीमत लगातार 3 महीने में 40%, 60% और 60% घटती है, लेकिन चौथे महीने में 70% बढ़ जाती है। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में इसकी मूल कीमत की तुलना में कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई। तो हम इसको सिंपल तरीके से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया है 40% की, यहाँ पे काम करते सबसे पहले लिख लेते हैं 40%, 60%, 60% और चौथा महीना 70%, ठीक है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया। बट क्वेश्चन में बोला है शुरू में 3 महीना घट रहा है, तो ये माइनस माइनस माइनस, और बोल रहा है चौथा महीना 70% बढ़ रहा है, मतलब ये प्लस, ठीक है। माइनस मतलब घट रहा है, प्लस मतलब बढ़ रहा है, और ये प्रतिशत में प्रतिशत 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 प्रतिशत। अब देखो हम सिंपल तरीके से करेंगे ताकि आप आराम से समझ भी पाओ और इसे कर भी पाओ। तो देखो स्टार्टिंग में ये जो भी होगा स्टार्टिंग वाला यहाँ पे लिखेंगे, और बढ़ रहा है जो घट रहा है हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। हम इसको इनिशियल भी बोल सकते हैं और इसको फाइनल भी बोल सकते हैं। तो देखो 40% पहला महीना का क्या हो रहा है, घट रहा है, तो 100 का 40% घट रहा है, तो ये हो जाएगा 60, है ना। सिंपल तरीके से हम इसी को ऐसे ही समझ सकते हैं। 100 का अगर 40% घटाएंगे, मतलब 100 अगर होगा, एक काम करते हैं 40% घट रहा है, तो ये 100 का 40% घट के ये हो जाएगा 60। वैसे ही दूसरा मंथ का महीना का 100 का हो जाएगा 40, इसका 60% घटाएंगे तो 40 हो जाएगा। वैसे ही इसका हो जाएगा 100 में से 40। अब लेकिन जो चौथा महीना है ये हो जाएगा बढ़ रहा है, तो 170 ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको काट भी लेते हैं 0 से 0। देखिए जब भी इस तरीके से हो और काटना हो तो इसका इससे कटेगा, इसका इससे ऐसा नहीं कर सकता है, इसका इससे कटेगा। तो ये 1 0, ये 1 0, ये 1 0, ये 1 0, फिर ये 1 0, ये 1 0, ये 1 0, ये 1 0, ठीक है। अब हम इसको गुणा करेंगे, इस तरीके से गुणा होता है, इस तरीके से भाग होता है। तो इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 चौक 24, 24 चौक कितना होता है, 24 चौक 96, है ना। 96 गुना 17, 96 गुना 17, तो इसको गुणा करेंगे तो 17 पंच 50, 17 छक्के 102 हासिल 10, 17 नियम 153, 163, सही है। 17 छक्के 102, 17 पंच 50, 17 छक्के 102 का 2 हासिल 10, 17 नियम 153 और 10 163, तो 1632 आ चुका है। आप देख सकते हैं शुरुआत में इतना था, फाइनल में ये हो गया, मतलब कितना कमी हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा कमी हो रहा है। तो बढ़ोतरी तो हो ही नहीं रहा है, ये प्लस वाला बढ़ोतरी हो रहा है, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि घट रहा है। 10,000 है और ये तो सिर्फ 1632 ही है, तो कितना घट रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको घटा लेते हैं, 1 6 3 2, तो ये घट जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से 3 जाएगा 9 में से 3 जाएगा 6, 9 में से 6 जाएगा 3, ये 9 में से 1 जाएगा 8, तो 83 168, 8,368 घट गया। बट हमें निकालना है प्रतिशत में, तो 8,368 नीचे आ जाएगा इनिशियल वाला। प्रतिशत में जब भी निकालना है तो नीचे 1000 ये वाला लिखेंगे इनिशियल वाला, तो ये है 1000, सॉरी 10,000, तो 10,000 यहाँ पे लिख लेंगे। और प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे, तो ये 2 0 से ये 2 0, और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 83.68% आ जाएगा चेंज, फाइनल वाला जो चेंज आएगा। तो कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन आप देख सकते हैं। हाँ आप ध्यान दीजिएगा, ये घट रहा है, शुरू में आपको बताया था ये तो कम हो रहा है, 10,000 शुरू में था और ये अभी इतना हो गया, तो 1632 बहुत कम है, तो घट रहा है। तो कौन सा है ऑप्शन, ये ऑप्शन माइनस वाला, ठीक है। माइनस वाला घट रहा है, प्लस वाला बढ़ोतरी हो रहा है, बढ़ोतरी तो हो ही नहीं रहा है, ये घट ही रहा है, तो ऑप्शन दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 15। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। निम्नलिखित डेटाबेस एक महीने में 25 विद्यार्थियों द्वारा पढ़ी गई पुस्तकों की संख्या को दर्शाता है। ये यहाँ पे दिया है और हमें बताना है डेटाबेस का बहुलक ज्ञात कीजिए, मतलब हमें बहुलक बताना है। तो ये आप देख सकते हैं, ये सभी पूरा यहाँ पे डेटाबेस है, तो इसमें बहुलक हमें निकालना है। तो इसका क्या बहुलक हो सकता है, बहुलक तो वही होता है जो सबसे ज़्यादा बार आता है,
तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है, तो सभी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ 13, 11, 7, 5 का ही चेक करना है। ठीक है, 13, 7 और 5 का चेक करेंगे कि कौन ज़्यादा बार आ रहा है। तो 13 कितनी बार आ रहा है, 13 1 2 3, 13 3 बार आया। 11 कितनी बार आ रहा है, 11 2 बार आ रहा है। 7 कितनी बार आ रहा है, 7 4 आ चुका है, 7 4 बार आ चुका है। 5 कितनी बार आया, 5 3 बार आया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, ये 3 2 3, तो 4 ज़्यादा बार, 4 बार आ रहा है 7, है ना, 7 4 बार आ रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा यही आ रहा है। तो बहुलक भी वही होगा जो सबसे ज़्यादा बार आता है। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 3 हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि 7 ज़्यादा बार आ रहा है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 16। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि किस वार्षिक दर से 16 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको करेंगे सबसे सिंपल तरीका से और अच्छे मेथड से करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन में बोला है साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 16 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है। तो अगर ये मूलधन P है, अमाउंट A हो गया, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये 1 रुपया। ओके, 5 साल में कितना हो जा रहा है, सॉरी 16 वर्षों में हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 5 गुना, तो इसका 5 गुना हो जाएगा 5x। और ये कितने साल में हुआ, ये हुआ है 16 साल में। ठीक है, तो ये हो गया 16 साल में। यहाँ पे आप ब्याज कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज अगर देखें तो ये हो गया 5x में से, अमाउंट में से, मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तो ब्याज आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4x। तो ये आ चुका है 4x ब्याज, और ये 16 साल का आया है। हमें 1 साल का निकालना है, तो साधारण ब्याज 1 साल का आ जाएगा 4x, उसको 16 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 साल का ब्याज। इसको हम काट भी सकते हैं, 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो 1/4 आ जाएगा 1 साल का ब्याज। और हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, निकालना क्या था, दर निकालना है, मतलब रेट निकालना है। तो जब भी रेट निकालना है तो हमें ये दर की ज़रूरत पड़ेगी, सॉरी ये साधारण ब्याज का ज़रूरत पड़ेगा, और हमें बट्टे में मूलधन लिखना है। मूलधन यहाँ पे 1 हो जाएगा, और रेट निकालना है, रेट तो परसेंट में होता है, तो 100 से गुणा कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ओह ये 4 है ना, 1/4, ये 1/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 और ये 1/1 हो जाएगा, और जब भाग के पास जाएगा तो ये हो जाएगा 1/1 का, 1/1 का 1/x गुना 100। ये 1 से x कट जाएगा, 4 से ये कट जाएगा 25 बार में, तो रेट आ चुका है 25%। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। तो ये है क्वेश्चन नंबर 17। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। 5:12, 14:31, 8:33 और 17:39 में सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। तो ये आप देख सकते हैं, हमें बताना है इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है। ठीक है, तो इसको करने का तो देखो 3-4 तरीका है। एलसीएम तरीका है, गुणा करने का तरीका है, और या फिर सिंपल आप भाग दे के कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे सिंपल तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले देखो, जो ऑप्शन आपको काटना है काट सकते हो, मतलब जो आंसर हो ही नहीं सकता उसको आप काट लो। तो यहाँ पे सबसे बड़ा बोल रहा है, तो सबसे छोटा कौन सा होगा। तो ये आप देख सकते हैं, सबसे जो डिफरेंस सबसे ज़्यादा जिसका होगा वही सबसे छोटा होगा, तो उसको हम काट सकते हैं, लेकिन वो आंसर होगा ही नहीं। तो आप देख सकते हैं ये 17 दूनी 34, 14 दूनी 28, 5 दूनी 10, सब कुछ दुगना आ रहा है, बट ये 3 गुना आ रहा है। 8 8 दूनी 16, 8 24, 8 चौक 32, तो 8 का ये 4 गुना है, तो ये सबसे छोटा होगा, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अब देखो, अब हम इसमें चेक करेंगे तीनों में। तो इसको चेक करने का देखो सबसे सिंपल तरीका, 17/39। ओके, रेशियो मतलब यही है, 17 39, 14 31 और 5/12। हमें इन तीनों में से बताना है कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो आप तिरिया गुणा कर लो, 17 एकम 17, 17 तिया 51, 17 एकम 17, 17 हासिल एक बचा था, 17 तिया 51, 52, तो यह आ चुका है 527। अभी हम इसको गुणा करेंगे, तो 14 नियम 126 का 6, 14 नियम 126 का 6 हासिल 12, 14 तिया 42, 42 और 12, 42 और 12, 2 2 4, 4 1 5, तो यह आ चुका है 54, तो ये 546। तो ये देख सकते हैं आप, ये छोटा है, तो मतलब ये वाला छोटा है। ठीक है, जहाँ का छोटा आता है उसी साइड का छोटा रहता है, तो ये नहीं हो सकता, ये होगा। अब मतलब ये दोनों में ये बड़ा आया, तो इसको लेंगे, और अब ये वाला, ठीक है, ये वाला तो कट गया, अब ये दोनों बचा, तो अब हम इसमें चेक करेंगे 5/12। फिर से अब हम इसका तिरक गुणा करेंगे, तो 14 दूनी 28 का 8 हासिल 2, 14 एकम 14, 15 16, उसके बाद 5 एकम 5, 5 दिया 15, तो ये आ चुका है 168 और 155। तो आप देख सकते हैं इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो ये वाला बड़ा होगा, इसी साइड का बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा आ जाएगा 14/31। तो सबसे बड़ा आया है 14/31। तो कौन सा है ऑप्शन,
ऑप्शन दूसरा देख सकते हैं आप, यही सबसे बड़ा होगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 18। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। रीमा और जूही प्रत्येक जब अकेले काम करती है तो एक काम को क्रमशः 12 दिन और 36 दिन में पूरा कर सकती हैं। दोनों बारी बारी एक दिन छोड़कर काम करती। रीमा पहले दिन से और जूही दूसरे दिन से काम शुरू करती। काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे? तो ये है अल्टरनेट डे वाला काम। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ये लोग शुरू में कितना काम करते हैं। रीमा, आर को मैं रीमा से दर्शाऊंगा, सॉरी रीमा को आर से दर्शाऊंगा। रीमा और जूही, जूही मतलब जे होगी, और ये काम करती है 12 दिन में और ये काम करती है 36 दिन में। ठीक है, कोई काम है ये 12 दिन में करती है और ये 36 दिन में। तो जब भी इस तरीके से हो हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम यहाँ पे 36 होगा और यही टोटल वर्क हो जाएगा। उसके बाद 36 को हम 12 से भाग देंगे तो आर का एफिशिएंसी आ जाएगा, मतलब रीमा का। तो 12 या 36 और 36 से 36 से भाग देंगे तो जे का एफिशिएंसी आ जाएगा, मतलब जूही का। तो एक आया, तो जूही का एफिशिएंसी एक आ गया। अब क्वेश्चन में बोला है दोनों बारी बारी एक दिन काम छोड़कर काम करते हैं। रीमा पहले दिन से और जूही दूसरे दिन से काम शुरू करती है। तो देखो 36 काम करना है टोटल। ठीक है, शुरू में कौन आ रही है काम करने? क्वेश्चन में आप देख सकते हैं रीमा पहले दिन से, तो रीमा पहले दिन और अगले दिन कौन आएगा? अगले दिन आएगा, सॉरी आएगी जे, मतलब जूही आएगी। रीमा एक दिन काम करेगी और जूही भी एक दिन काम करेगी, तो ये 2 दिन काम हो गया। अब 2 दिन में कितना काम करेंगे? यहाँ पे एफिशिएंसी लिखेंगे आर का, मतलब रीमा का। तो ये हो जाएगा 3 और प्लस अगले दिन आएगी जूही, जूही काम करेगी 1, तो 3 और 1 4। तो 2 दिन में 4 काम हुआ है, बट हमें कितना करना है? 36 काम। तो हमें 4 में से किसी ऐसी संख्या को गुणा करेंगे जिससे 36 आ जाए। तो 4 से किसका गुणा करें कि 36 आए? तो यहाँ पे 9 का गुणा करेंगे, तो 4 नियम 36, तो टोटल 36 वर्क हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही जैसे मतलब यहाँ पे 9 का गुणा किए तो यहाँ भी 9 का गुणा करेंगे। तो 2 दिन था, 2 में 9 का गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो 18 दिन लग जाएगा 36 काम करने में। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 18 दिन। क्वेश्चन में यही बोला था कि अल्टरनेट काम करेंगे तो टोटल समय कितना लग जाएगा? तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन 2। तो ये है क्वेश्चन नंबर 19। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। एक विद्यालय कार्यक्रम के लिए एक संगवा का टेंट लगाया जाना है। टेंट का आधार त्रिज्या 7 मीटर और ऊंचाई 24 मीटर है। टेंट के संपूर्ण वक्रित पृष्ठ क्षेत्रफल को कवर करने के लिए एक सजावटी कपड़े का उपयोग किया जाना है। कपड़े की कीमत 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। आवश्यक कपड़े की कुल लागत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक टेंट की काम हो रहा है, टेंट लगाना है मतलब, और ये संगवाकार है। तो संगवाकार है मतलब शंकु के आकार का है, तो इस तरीके से शंकु होगा। ठीक है, ये इस तरीके से शंकु होगा। और क्वेश्चन में आप देख सकते हैं इसका बोला है टेंट का आधार हो जाएगा, मतलब शंकु का आधार हो जाएगा त्रिज्या 7 मीटर। तो ये हो जाएगा 7 मीटर त्रिज्या और हाइट हो जाएगा 24। हाइट हो जाएगा 24। तो जब भी आपको 24 और 7 दिखे तो फटाक से आप ट्रिपलेट याद कर लो। ट्रिपलेट मतलब 7, 24, 25, ये ट्रिपलेट होता है। तो ये एक ट्रेंगल बनता है, ये आप देख सकते हैं। ये इस तरीके से ट्रेंगल, ये 7 है, ये 24 है, तो ये 25 हो जाएगा, एक ट्रिपलेट है। तो यहाँ पे जो तिरछा वाला स्लेंट हाइट जिसको बोलते हैं वो आ जाएगा 25 मीटर। तो उसके बाद हमें निकालना क्या है? टेंट के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को कवर करने के लिए एक सजावटी कपड़े का उपयोग किया जाना है। तो हमें निकालना है जो कपड़ा लगेगा इसके वक्र पृष्ठ पर, उसका हमें कॉस्ट निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया, यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया ये तो किनारे किनारे का हमें लेना पड़ेगा, नीचे में तो कपड़ा लगेगा ही नहीं। नीचे कैसे लगेगा? नीचे का हमें नहीं लेना है। ऊपर का क्या हो जाएगा? ऊपर का हो जाएगा ये होता है पाई आर एल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। तो पाई यहाँ पे 22/7 हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, और एल मतलब स्लेंट हाइट ये हो जाएगा 25। और यहाँ पे कॉस्ट भी दिया है तो 40 रुपया प्रति वर्ग, तो यहाँ पे 40 से गुणा कर देंगे। उसके बाद हम इसको 7 से 7 काट लेंगे। उसके बाद 25 चौक 100 है ना, डायरेक्ट अगर गुणा करें तो ये 0 आएगा। 25 चौक 100 फिर से गुणा 22, तो अब हम इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 22,000। तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा कपड़े का, सजावटी कपड़े का हो जाएगा 22,000। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन तीसरा हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 20। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। एक चक्रीय चतुर्भुज पी क्यू आर एस की भुजा पी क्यू को बिंदु टी तक बढ़ाया जाता है। यदि एंगल आर क्यू टी बराबर 58 डिग्री तो एंगल पी एस आर की माप ज्ञात कीजिए। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे चक्रीय चतुर्भुज की बात हो रही है। तो जब भी चक्रीय चतुर्भुज आ जाए, कहीं भी आप दिख जाए, तो एक सर्कल बनाओ, एक सर्कल बनाओ और एक 4 भुजा वाला चतुर्भुज बना लो इस तरीके से। और कुछ मत करो, जब भी चक्रीय चतुर्भुज बोल दे इस तरीके से बनाओ। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है चक्रीय चतुर्भुज
पी क्यू आर एस, इस तरीके से चक्रीय चतुर्भुज होगा। और क्वेश्चन में बोला है पी क्यू को बिंदु टी तक बढ़ाया जाता है। पी क्यू को आगे बढ़ा लेंगे हम, तो ये टी यहाँ तक आ गया। उसके बाद बोला है आर क्यू टी ये एंगल दे दिया है 58 डिग्री, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है एंगल पी एस आर की माप हमें निकालना है, मतलब ये वाला एंगल। तो जब भी एंगल चक्रीय चतुर्भुज का अगर आपको निकालना है तो आप एक रिलेशन याद रखो, ये जो एंगल होगा आजू बाजू का, इसका ये बराबर होगा ये दोनों का जोड़ का इसका आजू बाजू का, मतलब एंगल एस और एंगल क्यू, ठीक है। एंगल एस और एंगल क्यू बराबर हो जाएगा एंगल पी प्लस एंगल आर, एंगल पी प्लस एंगल आर, एंगल पी प्लस एंगल आर, ठीक है। ये याद रखिएगा। बट आप ये भी याद रखिएगा, ये जो चक्रीय चतुर्भुज है इसका एंगल 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वैसे तो ये एक सीधी लाइन में एंगल बन रहा है ना, एक सीधी लाइन है, ये 58 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 180/58, है ना। 180 में 58 हम माइनस कर लेंगे तो 10 में से 8 जाएगा 2, ये हो जाएगा 7 में से 5 जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1, तो ये आ चुका है 122, ठीक है दोस्तों, 122। तो ये तो हो जाएगा आजू बाजू का। और साथ में आप ये भी ध्यान दीजिए, ये जो आजू बाजू का एंगल है ये 180 डिग्री होता है, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज का एक प्रॉपर्टी है ये, आजू बाजू का जो एंगल होता है 180 डिग्री, तो 122 डिग्री, तो ये 180 में से 122 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे 180 में से 122 को घटाएंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा। तो 10 में से 2 जाएगा 8, 7 में से 2 जाएगा 5, और ये 0, तो 58 आ चुका है ये वाला एंगल, और हमें यही एंगल निकालना था, तो ये आ चुका है 58। तो कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 21। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। नीचे दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, अपना उत्तर 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित कीजिए। तो कुछ इस तरीके का टेबल दिया है, तो यहाँ पे मैं टेबल बना लिया हूँ और हमें बताना है इसका बहुलक क्या होगा। तो बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही बहुलक होता है ना। एक सिंपल सा अगर आपको मैं बताऊँ और आपको ये भी जानकारी हो गई होगा, बहुलक क्या होता है, सबसे ज़्यादा बार जो आता है वही बहुलक होता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार 38 आ रहा है, तो 38 में से ही कोई बहुलक होगा। मतलब ये जो संख्या है, संख्या में से जो ये आप देख रहे हैं वर्ष में आयु, इसी में से 70 से 80 के बीच में बहुलक होगा। बट 70 में से 80 के बीच में तो बहुत सारा देख रहे हैं आपको, 70 से 80 के बीच में ये आ रहा है, तो इसमें से कोई एक बहुलक होगा। तो यहाँ पे जब भी इस तरीके का टेबल हो तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। इसका फॉर्मूला होता है बहुलक निकालने का, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले फॉर्मूला। ये होता है एल प्लस 2F1, नहीं यहाँ 2F1 नहीं आएगा, सिर्फ F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F2 माइनस F0, ठीक है। ये रहता है, यहाँ पे आप शुरू में 0 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे सेकंड में 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एच, ये सब कुछ क्या क्या होता है अभी मैं बता देता हूँ फटाफट। एल होगा, ये जो लिमिट देख रहे हैं 70 का और 80 के बीच में, ये जो 70 है वही एल होता है, मतलब लोअर लिमिट है 70। तो यहाँ पे मैं लिखते भी चलूँ क्या साथ साथ में, ठीक है चलिए। तो ये हो जाएगा 70 एल। उसके बाद F1 देखिए, ये जो 38 है ये F1 होगा, यहाँ पे मैं दूसरा कलर से लिख लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखिए, ये जो सबसे ज़्यादा है 38 है, तो 38 में से ही कोई बहुलक होगा। ये जो देख रहे हैं लिमिट 70 से 80 के बीच में, तो 38 ये F1 हो जाएगा। उससे पहले ये F0 और ये जो आगे है ये F2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा F1 F0 F2, ये आ चुका है। L तो ये हो जाएगा 70, ये L हो गया। और H यहाँ पे हो जाएगा, ये जो लिमिट देख रहे हैं 70 80 इनके बीच का डिफरेंस, ये H हो जाएगा, ठीक है। H हो जाएगा यहाँ से 10। तो यहाँ पे सब वैल्यू अब रख लेते हैं फटाफट। तो F1 यहाँ पे क्या है 38 है, माइनस F0 18 बटे में 2F1, मतलब 38 का दुगना, 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1 2 तिया 6 1 7 76, माइनस F0 कितना है 18, F2 कितना है 26, उसके बाद गुना H कितना है 10 है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये आएगा 10, तो यहाँ पे 10 का गुणा कर लिए। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो 70 प्लस ये 38 में से 18 जाएगा तो 8 में से 8 गया 0, 3 में से गया 2, उसके बाद इसको हम जोड़ लेंगे। यहाँ पे ये घट रहा है, एक काम करते हैं यहाँ पे इस तरीके से 6 8 6 14 का 4 हासिल 1 2 3 4, तो ये घटा लेंगे, 6 में से 4 जाएगा 2, 7 में से 4 जाएगा 3, और ये 10। अब एक काम करते हैं, इसको हम 4 से काट लेते हैं, 4 पंचे 20 4 अट्ठे 32, तो 50 को
है ना। 5 गुनी 10 50 हो जाएगा। तो 50 को 8 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, जो भी आएगा 70 में प्लस कर देंगे तो बहुलक आ जाएगा हमारा। तो 8 कमा 8 64, 8 पंचे 40, 8 छक 48, तो 8 छक 48 दशमलव लग जाएगा, यहाँ 2 बचा तो 2 जीरो 2 जीरो, है ना। 2 जीरो को 8 से भागने तो 8 दूनी 16, फिर 4 बचा, दशमलव आ चुका है तो 1 जीरो फिर से, 4 पंचे भी 8 पंचे 20, नहीं 8 पंचे 20 थोड़ी, 8 पंचे 40 होता है ना, 8 पंचे 40, तो ये आ जाएगा। अब हम इसको जोड़ लेंगे तो 70 6 76.25 बहुलक आ गया। ठीक है, तो कौन सा है ऑप्शन 76.25। तो आप देख सकते हैं ये पहला ऑप्शन 76.25 ये हो जाएगा पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर। तो बहुलक जब भी इस तरीके से निकालना हो तो आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला आपको याद रखिएगा। अब 2-3 बार आप खुद से लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा ये। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 22। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। 11 परिणामों का औसत 61 है। यदि पहले 6 परिणामों का औसत 64 और अंतिम 6 का औसत 61 है तो छठवां परिणाम ज्ञात कीजिए। तो इसको करने का सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो टोटल है 61 औसत, बट क्वेश्चन में बोला है पहले 6 का औसत है 64 और अंतिम 6 का 61। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, ये जो 6 है शुरू का 6 संख्या है ना, मतलब 6 जो भी ये संख्या है परिणाम है, 6 परिणाम का औसत आ गया 64 और अंतिम 6 का 61। बट आप देख सकते हैं टोटल 11 परिणाम है तो यहाँ पे 12वां आ रहा है। तो 12वां जो ये है इसका छठवां जो है और इसका जो पहला है दोनों का एक ही होगा, है ना, यहाँ पे मिल रहा है। नहीं तो 6 6 12 हो जाएगा, 12 नहीं है क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं शुरू में 11 परिणाम बोल रहा है तो यहाँ पे दोनों में एक ही संख्या आ रही है, मिल रहा है शुरू लास्ट वाला दोनों का ये, है ना। तो यहाँ पे 64 और 61 इसका परिणाम आ गया, मतलब औसत। तो यहाँ पे टोटल शुरू में दिया है, टोटल नहीं मतलब औसत दिया है 61। ठीक है, औसत दिया है 61। अब हम यहाँ पे डेविएशन लगाएंगे। यहाँ पे 61 है औसत, बट यहाँ पे कितना है 3 ज़्यादा है तो यहाँ पे +3 कर लेंगे, +3 और 6 का करेंगे तो 6 3 18। वैसे यहाँ पे 61 है तो यहाँ भी औसत 61 तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 18 औसत था 61, औसत कितना दिया था क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 61, बट यहाँ पे ये 18 ज़्यादा आ रहा है। 18 ज़्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि जो ये मिल रहा है दोनों में कोई एक संख्या है वो मिल रहा है तो यहाँ पे 18 प्लस करना पड़ेगा हमें। ठीक है, क्योंकि इसमें 18 ज़्यादा आ गया। क्यों ज़्यादा आ गया, क्योंकि ये 18 इसका लेकर बैठा था। ये कौन लेकर बैठा था, ये शुरू वाला 6, तो यहाँ से 18 इसमें हम जोड़ देंगे तो 8 में से 1 गया 9, 6 में से 1 गया 7, तो ये आ जाएगा 89। तो कौन सा है ऑप्शन, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 23। तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके का कोई क्वेश्चन है, तो ये है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं ये है सिंप्लीफाई करना है हमें। तो जब भी आप इस तरीके से हो और नीचे डेसिमल आ जाए तो डेसिमल एक काम करो, जब डेसिमल हटता है जैसे 73.2, इसको हमें डेसिमल हटाना है तो 73 दशमलव तो हट जाएगा, 2 नीचे 1 जीरो आ जाएगा, एक डिजिट के बाद एक दशमलव है ना, एक डिजिट के बाद ही है एक दशमलव तो नीचे 10 आ जाएगा, मतलब 1 जीरो आ जाएगा। तो सभी में से ऐसे ही कर लेंगे हम, नीचे में से सब जगह से 10 10 10 आ जाएगा, यहाँ से 10 तो यहाँ से 10, यहाँ से भी 10 गुना 10, ऐसे ये गुना है ना, यहाँ से भी 10 गुना 10, तो यहाँ से सभी में से 100 कॉमन आ जाएगा, 10 दाम 100 10 दाम 100 10 दाम 100, तो सभी में से 100 कॉमन आ जाएगा। 100 कॉमन आएगा तो ये नीचे देखिए ये 1/100 है बटे में, और 100 ऊपर चले जाएगा तो 100 ऊपर आ जाएगा। तो एक काम करते हैं 100 को ऊपर लिख लेते हैं और 100 आप भूल जाइए, 100 भूल जाइए, मतलब जो डेसिमल है उसको अब इग्नोर कर सकते हैं आप। तो ऊपर 100 आ गया। अब देखिए ये फॉर्मूला है a³ + b³ है ना, ये फॉर्मूला होता है a³ + b³। क्या होता है, a³ + b³ का फॉर्मूला होता है a² + b²। नहीं ऐसा नहीं होता है, कभी कभी मैं भी भूल जाता हूँ दोस्तों। ये फॉर्मूला होता है a + b ब्रैकेट में a² + b² - ab। ओके, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। जब भी a³ + b³ हो तो a + b यहाँ पे माइनस आ जाता है, बट यहाँ पे माइनस जब होगा तो यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे a³ + b³ यहाँ पे देख सकते हैं प्लस है बीच में, तो ये यहाँ पे हम रख लेंगे। तो a यहाँ पे 732 है तो 732 प्लस ये आ जाएगा 268। उसके बाद a² + b, जब आप देखेंगे गौर से, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप जब आप इसको यूज़ करेंगे ना फॉर्मूला में रखेंगे तो ये वाला आ जाएगा इसी के बराबर, है ना। ये आप देख सकते हैं 732 दशमलव, देखो मैं अभी बताया था इग्नोर कर दो क्योंकि 100 में बदल चुका है दशमलव वाला। तो यहाँ पे a² + b² - ab है ना, a² क्या हो जाएगा 732
इसको हम बदलेंगे तो 732 का स्क्वायर, 732 का स्क्वायर प्लस 268 का स्क्वायर माइनस 732 गुना 268, तो नीचे और ऊपर बराबर आ जाएगा, तो ये कट जाएगा और ऊपर ये कट जाएगा, तो यही बचेगा सिर्फ। ठीक है, तो ये बचेगा ऊपर और ये वाला कट जाएगा, तो 100 और ये गुणा में इसको जोड़ लेंगे, क्योंकि ये आप देख सकते हैं ये जोड़ है, तो 8 2 10 का शून्यम हासिल 1, 6 3 9 हासिल 1, 10 का शून्यम फिर से हासिल 1, 7 8 9 और 1 10, तो ये आ चुका है 1000। जब इसमें से गुणा करेंगे 1000 से 100 को, तो ये आएगा 3 जीरो और ये 2 जीरो, तो ये आ जाएगा 1,00,000। तो कौन सा है ऑप्शन? क्या ये ऑप्शन 2 है? 1 2 3 4 5 जीरो है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 जीरो, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन 2। तो ये है क्वेश्चन नंबर 24। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। भुजाओं 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर वाले एक त्रिभुज ए बी सी को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले भुजा के परितः घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक त्रिभुज क्वेश्चन में दिया है ए बी सी। ठीक है, ए बी सी कोई त्रिभुज है, बट जब मैं त्रिभुज का भुजा देखा 3 4 5, तो मुझे पता चल गया कि ये तो इस तरीके से त्रिभुज बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो एक ट्रिपलेट है, और जब भी ट्रिपलेट की बात हो तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनता है ना। तो ये हो जाएगा इस तरीके का कोई त्रिभुज, इस तरीके का त्रिभुज होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 4 5, तो ये तो ट्रिपलेट होता है। ये हो जाएगा 3, या ये हो जाएगा 4, या ये 3 हो जाएगा, बट सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो यहाँ पे 5 आएगा। बट क्वेश्चन में बोला है ए बी सी को 3 सेंटीमीटर भुजा के परितः घुमाया जाता है, मतलब घुमाया जा रहा है 3 सेंटीमीटर भुजा वाले के परितः, तो हाइट हम लेंगे 3। ठीक है, 3 हाइट क्यों लेंगे कि क्वेश्चन में बोला 3 सेंटीमीटर भुजा के आप मतलब परितः घुमाया जा रहा है, तो ये इसको हाइट लेंगे, इसी के परितः घुमाएंगे, तो ये कौन बन जाएगा। ठीक है, जब आप थोड़ा सा कल्पना करिए, जब हम इसको घुमाएंगे ये थोड़ा सा घूमेगा, तो कौन बनेगा कुछ इस तरीके का, कौन बन जाएगा, ये हो जाएगा 5 टेढ़ा वाला लाइन, हाइट हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, ये 3, इसी के परितः घूम रहा है। आप कल्पना करने का कोशिश करिए, ये घूम रहा है ना, घूम के इस तरीके से कौन बन जाएगा, और इसका ये हो जाएगा रेडियस, ये वाला ये हो जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमें क्या निकालना था, इस प्रकार ठोस का आयतन, हमें आयतन निकालना है, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, कौन का आयतन मतलब वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। हाइट यहाँ पे क्या है, हाइट यहाँ पे 3 है, रेडियस यहाँ पे 4 है, तो चलिए वैल्यू रख लेते हैं 1/3 पाई, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है 3.14 रखना है, 3.14, आर हो जाएगा रेडियस, 4 का स्क्वायर 16 गुना हाइट, ये हो जाएगा 3। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, और ये हो जाएगा 3.14 गुना 16। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 16 चौक 64 का 4 हासिल 2, 16 कम 16, 16 2 18 का 8, 16 चौक 64 का 4 हासिल 2, 16 कम 16, 16 2 18 का 8 हासिल 1, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 16 चौक 64 का 4 हासिल 1, 16 चौक 64 का 4, अच्छा ये मिस्टेक हो रहा है दोस्तों थोड़ा सा, 16 चौक 64 का 4 हासिल 6 हो जाएगा, 16 कम 16, 16 6 22 का 2 हासिल 2, 16 तिया 48 और 2 50, और ये 2 डिजिट के बाद दशमलव, तो 2 डिजिट के बाद दशमलव आ चुका है, तो आयतन आ चुका है 50.24। तो कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन 3 हो जाएगा राइट आंसर। तो ये है अगला क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। एक दुकानदार ने 520 रुपये प्रति दर्जन की दर से 59 दर्जन वस्तुएं खरीदी। उसने प्रत्येक वस्तु को 52 रुपये की दर से बेचा, उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है प्राइस और क्वांटिटी से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये प्राइस हो गया और ये क्वांटिटी हो गया। तो शुरू में खरीद रहा है, तो यहाँ पे CP लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है 59 दर्जन वस्तुएं, 59 दर्जन, तो यहाँ पे 59 दर्जन कितना में खरीद रहा है, 520 रुपया प्रति दर्जन। देखो यहाँ पे 59 दर्जन वस्तु, एक दर्जन में कितना होता है 12 क्वांटिटी, बट यहाँ पे 520 प्रति दर्जन है ना, तो यहाँ पे 59 दर्जन की बात हो रहा है और यहाँ पे 520 प्रति दर्जन, तो हमें बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, 59 दर्जन का ये मोल रेट नहीं है, ये तो सिर्फ एक दर्जन का है। 59 दर्जन का निकालने के लिए हमें यहाँ पे 59 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है आगे, आगे बोल रहा है उसे प्रत्येक वस्तु को 52 की दर से बेचा, मतलब बेच रहा है 52 की दर से बेचा, तो मतलब कितना क्वांटिटी था, 59 क्वांटिटी था, मतलब दर्जन 59 था, तो 59 दर्जन भी बेचेगा, बट ये 52 एक वस्तु का था,
है ना, एक वस्तु का। तो टोटल कितना दर्जन था? टोटल 59 दर्जन था, और एक दर्जन में कितना होता है टोटल? 12 होता है। तो टोटल इतना हो जाएगा। अब हम इसको गुणा कर लेते हैं, तो जो आएगा ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और इसको गुणा करेंगे तो जो आएगा ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो देखते हैं कितना आता है। तो इसको मैं कैलकुलेटर में कर लेता हूँ फटाफट। ये आ जाएगा 520 गुना 59, ये आ जाएगा 3680। 3600 नहीं, 30,680। 30,680 उसका खर्चा आ गया, मतलब कॉस्ट प्राइस। और 52 गुना 59 गुना 12, ये आ जाएगा बेचने का। तो ये आ चुका है 36,816। इतना बेचा, मतलब 59 दर्जन इतने में खरीदा था और बेच रहा है इतना। तो आप देख सकते हो फ़ायदा ही हो रहा है उसको। तो कितना फ़ायदा हो रहा है उसको? फ़ायदा हो रहा है, इसको घटा लेंगे। 6 में से शून्य गया 4, है ना, बड़ी संख्या नहीं, 6 में से शून्य थोड़ी जाएगा ये। तो 6 में से एक काम करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं 680। तो ये 6, और 11 में से 8 जाएगा 3, 7 में से 6 जाएगा 1, 6 में से शून्य जाएगा 6। और हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट। देखो प्रॉफिट तो हो ही रहा है उसको, 30,000 की चीज़ को इतने में करीब बेच रहा है। 30,680 का मतलब जो था वो 36,000 में 816 में बेच रहा है, तो फ़ायदा हो गया इतना का। तो परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट, तो नीचे हम लिखेंगे सीपी। तो ये हो जाएगा 30,680, और रेट में हमें निकालना है, मतलब परसेंट रेट में होता है। तो ये हो जाएगा 100 से गुणा करेंगे प्रॉफिट परसेंट। तो ये इसको हम सॉल्व कर लेंगे 0 से 0। और देखो इसको आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि जो आएगा आंसर लास्ट यूनिट 0 होगा ही होगा। तो ऑप्शन 2 ही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर भी मैं आपको इसको पूरा गुणा करके दिखा देता हूँ, गुणा भाग। तो ये कितनी बार में जाएगा? क्या ये इसका दुगना हो रहा है क्या? 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 6 दूनी 12 1 13 का 3 हासिल 1, एक इधर आ गया। हाँ ये डबल है। ठीक है, इसका डबल ये हो गया, तो 2 गुना 10 हो जाएगा 20। तो 20% प्रॉफिट आ चुका है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आपको यहाँ पे सिर्फ आपको ध्यान देना है और कैलकुलेशन में। ठीक है, तो ये है अगला क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। एक वृत्ताकार रनिंग ट्रैक पर पी को 5 चक्कर पूरा करने में 40 मिनट लगते हैं। आर को 7 चक्कर पूरा करने में उतना ही समय लगता है जितना पी को 6 चक्कर पूरा करने में लगता है। यदि वे व्यास के 2 अलग अलग छोरों से एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं तो वो पहली बार कितने मिनट बाद मिलेंगे? तो दोस्तों ये होगा वृत्ताकार रनिंग का क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे एक वृत्ताकार रनिंग हम बना लेते हैं, कुछ इस तरीके का रहेगा। तो ये वृत्ताकार रनिंग में पी को चक्कर पूरा करने में 40 मिनट लगते हैं। पी को 5 चक्कर पूरा करने में 40 मिनट, एक चक्कर पूरा करने में 5 अट्ठे 40, 8 मिनट लग जाएगा। ये तो हो गया पी का। और आर को 7 चक्कर पूरा करने में कितना समय लग रहा है? जितना पी को 6 चक्कर। तो पी का 6 चक्कर कितना है? 6 अठे 48। तो 7 चक्कर पूरा करने में 48 मिनट लगेगा। 7 चक्कर पूरा करने में, तो एक चक्कर पूरा करने में 48/7, क्योंकि ये कट नहीं रहा है तो हम ऐसे लिखेंगे। ये तो हो गया एक चक्कर का, ये टाइम आ चुका है। हमें क्या निकालना है? यदि वे व्यास के 2 अलग अलग छोरों से एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं तो वे पहली बार कितने मिनट बाद मिलेंगे? तो देखो हमें क्वेश्चन में दिया है वैसे व्यास, है ना, व्यास यही होगा, और बोल रहा है व्यास के दोनों अलग अलग छोर से एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। तो मतलब ये इस दिशा में, तो ये और ये भी इसी दिशा में, ये पी हो जाएगा और ये आर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तो देखो हमें निकालना है समय, कितना समय बाद मिलेंगे। तो यहाँ पे समय निकालने के लिए फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम हमें निकालना है, डिस्टेंस चाहिए, और क्या चाहिए हमें? स्पीड चाहिए। बट आप देख सकते हैं एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं वो लोग, तो है ना, एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, तो हमें यहाँ पे रिलेटिव स्पीड निकालना पड़ेगा। अब रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे? पी का रिलेटिव स्पीड क्या है? ये हो जाएगा डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस अगर मान लेते हैं एल डिस्टेंस है ना, एल डिस्टेंस हो गया पूरा सर्कल का। एल डिस्टेंस हम क्या निकाल रहे हैं? स्पीड निकाल रहे हैं ना, पी का स्पीड। पी का स्पीड हो जाएगा लेंथ अपॉन, ये हो जाएगा टाइम। टाइम कितना है? ये 8 मिनट। 8 मिनट ये तो हो गया पी का। और आर का हो जाएगा, आर का स्पीड हो जाएगा लेंथ, ये भी एल सर्कल पूरा कर रहा है कितना समय में? 48/7 मिनट। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 7 ऊपर चले जाएगा, तो 7L बराबर 48 मिनट। ये एस आ गया। अब हमें रिलेटिव स्पीड करना है, निकालना है, मतलब एक ही दिशा में जा रहे हैं तो दोनों घटा लेंगे। तो रिलेटिव स्पीड आ जाएगा, रिलेटिव स्पीड, स्पीड ऑफ
आर स्पीड ऑफ आर माइनस स्पीड ऑफ पी। तो यहाँ से क्या आ सकता है, आर कितना है 7L अपॉन 48 माइनस L अपॉन 8। तो यहाँ से 8 6 48, तो यहाँ पे 6 का गुणा करेंगे तो 7L माइनस ये यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो यहाँ भी सॉरी यहाँ पे 8 नीचे आएगा ना, एलसीएम 48 है तो 6 48, तो यहाँ भी 6 तो 7L माइनस, तो ये हो जाएगा L बटे 48। तो ये आ चुका है रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड आ गया ये। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला में रख देंगे। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, देखो क्वेश्चन में बोला है दोनों व्यास के दो अलग अलग छोरों से। अब मतलब व्यास की बात हो रहा है, पूरा सर्कल की बात नहीं हो रहा है। तो हम पूरा जो ट्रैक का लेंथ है उसका आधा लेंगे, तो डिस्टेंस हो जाएगा L/2 और स्पीड हो जाएगा, ये रिलेटिव स्पीड हमने निकाला है तो ये हो जाएगा L/48। तो यहाँ से टाइम आ चुका है L/2, ये हो जाएगा L/48, तो ये हो जाएगा 48/L। तो L से L कट गया, 2 से ये 2 दूनी 2 चौक, तो T बराबर आ चुका है 24 मिनट। ओके, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 4। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। तो ये है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। तो आप देख सकते हैं इस तरीके का कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे हम सिंपल गुणा भाग कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3.75 ये हो जाएगा, 4 को 5 से भाग देंगे। तो एक काम करते हैं, इसको हम वो कर लेंगे, ब्रैकेट खोल लेते हैं। तो 4/5 इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, बहुत तरीका है इसको करने का। तो ये हो जाएगा 3.5 माइनस माइनस प्लस 8/20। तो ये 3.5 इसमें घटा लेंगे, 3.5 तो 5 7 में से 5 गया 2, 3 में से 3 जाएगा 0, तो 0.25। उसके बाद ये 4/5 और 8/20 इसका हम एलसीएम लेंगे। तो ये आएगा ये क्या आ सकता है, ये नीचे एलसीएम 20 आएगा, यहाँ पे 4 का गुणा किए 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 16 और 8 24। ठीक है दोस्तों, आप समझ पा रहे हैं। यहाँ पे मैं सिंपल एलसीएम लिया हूँ, आपको मैं यहाँ पे अच्छे से करके भी दिखा देता हूँ। 8/20 तो ये हो जाएगा नीचे 20, तो यहाँ पे 20 लाना है हमें, तो 4 से गुणा करना पड़ेगा, 4 चौक 16, 16 प्लस 8 तो ये 24 हो जाएगा, 24/20। अब देखो ये सॉरी 20 है यहाँ पे। अब एक काम करता हूँ सिंप्लीफिकेशन करने के लिए, मतलब सरल करने के लिए यहाँ पे इसको नीचे 100 बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये 5 का गुणा कर लिया तो 20 पंचे 100, यहाँ भी 5 का तो 5 चौक 20, मतलब ये 120 आएगा। तो ये हो जाएगा 0.25 प्लस 120/100। तो ये 0 से 0, यहाँ पे 0.25 प्लस ये 1 0, तो यहाँ पे 1.2। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 सॉरी ये 5 2 2 4.1 1.45 आ चुका है। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 3 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, इसको आप सिंपल और दूसरा तरीका से भी कर सकते हो, है ना, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। तो ये है क्वेश्चन नंबर 28। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। किसी संख्या में 25% की वृद्धि करने पर वह एक ऐसी संख्या के बराबर हो जाती है जो तीसरी संख्या से 20% कम है। पहली संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 3 संख्या है, ठीक है, ये एक संख्या हो गया, ये दूसरा संख्या हो गया, ये तीसरा संख्या हो गया, और बोल रहा है 25% की वृद्धि करने पर, 25% की वृद्धि करने पर अगर मान लेते हैं ये 100 है, इसका 25% वृद्धि कर लेंगे तो 125 आ जाएगा। अब ये बोल रहा है जो तीसरी संख्या से, जो तीसरी संख्या अगर मान लेते हैं ये 100 है, 100 से इसका 20% कम कर लेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 से इसका 20% कम, तो ये हो जाएगा 80। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया है बोला है वैसे ही मैं यहाँ पे किया हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था किसी संख्या का 25% वृद्धि करने पर, तो ये मान लिया मैं पहला संख्या 100 है, इसका मैं 25% वृद्धि कर लिया तो 125 आ गया। अब ये जो बोल रहा है ये किसके बराबर होगा, ये तीसरी संख्या से 20% कम होगा। तो जब भी इस तरीके से हो तो एक लाइन छोड़ के लिखना है हमें। ठीक है, तो अब हम इसको, ये जो खाली जगह है इसको हम आगे बढ़ा लेंगे, क्योंकि ऐसे ही करते हैं हम, ये खाली जगह इसको हम आगे बढ़ा लेंगे। उसके बाद जो कट रहा है उसको काट लेंगे, तो ये 1 0, ये 1 0, ये 1 0, और कुछ कट रहा है क्या, तो ये 25 से कट रहा है, 25 चौक 100, 25 पंचे 25 पंचे, और कुछ कट रहा है क्या, 2 से कट रहा है। एक काम करते हैं छोड़ देते हैं, अब 8 चौक 32 गुणा कर लेंगे सीधा, 8 पंचे 40 और 5 जहाँ 50। अब काट सकते हैं 16, ये 20, ये 25। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, पहली संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात, पहली संख्या और तीसरी संख्या, पहली संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात, तो ये पहली संख्या आ गया और ये तीसरी संख्या आ गया, तो इसका अनुपात आप देख सकते हैं 16:25। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। तो ये है क्वेश्चन नंबर 29। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। सुमन, कुणाल और पूजा ने क्रमशः 10,050 सॉरी 1,050, 1,510 और 1,280 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। यदि वर्ष के अंत में लाभ 1,650 है तो लाभ में पूजा का शेयर कितना है। तो ये है पार्टनरशिप का क्वेश्चन। तो यहाँ पे सुमन है, सुमन को एस से दर्शा रहा हूँ मैं, कुणाल को के से और पूजा को पी से। और यहाँ पे दिया है 1,050 इन्वेस्टमेंट, मतलब
निवेश सुमन करती है 1050 का और कुणाल कर रहा है 1510 का, 1510 का। और ये पी माने पूजा, पूजा करती है 1280 रुपये का। ये इन्वेस्टमेंट हो गया। और क्वेश्चन में बोला यदि वर्ष के अंत में लाभ 1650 है, तो देखो वर्ष के अंत में बोल दिया, तो सभी यहाँ पे जो समय इन्वेस्ट कर रहे हैं 12 है ना, 12 महीना, मतलब सभी एक समान में कर रहे हैं। तो जब भी एक समान होगा समय, तो प्रॉफिट जो होगा इसी रेशियो में हो जाएगा। मतलब जो प्रॉफिट होगा यहाँ पे, तो सबसे पहले हम रेशियो ले सकते हैं, 0 0 0 हटा सकते हैं, इग्नोर कर लेंगे हम, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट क्या होगा टोटल, देखो टोटल प्रॉफिट क्वेश्चन में बोला है 1650, बट यहाँ पे देखते हैं कितना आ रहा है। तो 8 9 9 5 14, 14 का 4, 14 का 4 हासिल 1 1 2 3 5 3 8 8 और 1 1 2 3 384 टोटल प्रॉफिट आ रहा है। टोटल प्रॉफिट आ गया 384, बट क्वेश्चन में दिया है 1650, तो 1650 टोटल प्रॉफिट है और क्वेश्चन में बोला है 384, सॉरी क्वेश्चन में दिया 1650, बट यहाँ पे 384 हम यहाँ पे निकाले। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पूजा का शेयर, पूजा का शेयर क्या हो जाएगा 128 हो जाएगा। जब समय बराबर होता है तो 128 ही उसका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमें 128 का मान निकालना है, तो हम इस तरीके से पूजा का प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो क्या ये 5 गुना हो रहा है क्या, नहीं 8, क्या ये 3 गुना हो रहा है। काम करते हैं 128 का 3 गुना करते हैं, 3 8 24 का 4 हासिल 2, 3 2 6 7 8, 3 एकम 3, 384, हाँ ये 3 गुना हो रहा है, ये 3। अब हम इसको काट लेंगे, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 1 बचा, 3 पंचे 15 और 1 जीरो। तो पूजा का प्रॉफिट आ चुका है 550। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन पहला हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो दोस्तों ये है लास्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 30। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3px प्लस क्यू बराबर 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस टी बराबर 0 का एक मूल उभयनिष्ठ है और पहले समीकरण के मूल बराबर है, तो टी प्लस क्यू स्क्वायर का मान क्या होगा। मतलब ये होल में है टी प्लस क्यू, इसका हमें वैल्यू निकालना है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आप खुद से प्रैक्टिस करो और इसका आंसर कमेंट करके बताओ, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। क्वेश्चन में बोला है एक मूल उभयनिष्ठ है और पहले मूल के पहले समीकरण के मूल बराबर है। तो देखो पहले मूल के समीकरण बराबर है, अगर ऐसा बोल दिया तो जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा ये बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे आप जब आप वैल्यू रखोगे a बराबर, b बराबर, c बराबर, तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। तो उसका जो भी वैल्यू आएगा आप उसका हेल्प कर सकते हो, उसका वैल्यू जो भी आएगा दूसरे इक्वेशन में रखना है ना, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन में रखना, तो कुछ रिलेशन बन जाएगा। तो वहाँ से आप टी और क्यू का वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलो अब इसका आंसर आप कमेंट करके बताओ। कहने का मतलब अगर आपसे ये नहीं बनेगा तो आप पूछ लेना, ठीक है, कमेंट करना इसका आंसर, मैं आपको सॉल्यूशन अलग से वीडियो बनाकर बताऊंगा, ठीक है। बट आप जरूर खुद से प्रैक्टिस करना। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो आप जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरीके से डाउट है, कहीं भी आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम अगले दिन हम सॉल्यूशन करने वाले हैं तीसरा शिफ्ट का। तब तक के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी अगला वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।